सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कोरोना ने भारत में जो कहर इस वक्त मचाया हुआ है, जिस तरह वहां लोगों की अमवात हो रही हैं, उसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कोरोना के तेजी से फैलाव की वजह से पाकिस्तान को भी इस वक्त बहुत ही नाजुक और खतरनाक हालात का सामना है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना से 201 अमवात हुई हैं। और जब से कोरोना आया है तब से लेकर आज तक एक दिन में कोरोना से हलाकतों की ये सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में किसी भी पब्लिक प्लेस पर निकल जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना वायरस को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। आवाम को इसका एहसास शायद तभी होता है जब खुदा न खास्ता उनका कोई करीबी अजीज बीमार हो जाए या फिर अपनी जान से ही चला जाए। कोरोना से मरीजों में इजाफे के साथ अमवात भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। आप कहीं भी निकल जाएं, 95% लोग इस वक्त बगैर मास्क के आपको मिलेंगे। लोगों को यह समझाना बड़ा ही मुश्किल है कि यह एक संगीन और खतरनाक मामला है। लोगों से बात बताते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। कुछ दिन पहले जब पब्लिक में हम गए, एक मार्केट में जाकर लोगों से बातचीत की, क्या कहा लोगों ने इससे मुतालिक, जरा सुनिए। मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्यों लगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सब वहम है, सारा वहम है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी से कोरोना फैलेगा, किसी को लगेगा तो एक काम मुझे ये तो बताएं, डॉलर आएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा, डॉलर बंद हो गए, कोरोना शुरू हो जाएगा। कोरोना है, आप मानते हैं इसको? नहीं मानते? 90% लोगों की तो राय यही है कि नहीं है, बकवास कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या? मेरी भी राय उन्हीं में शामिल है। तो पिछले साल के अख्ताम पर जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था तो कोई कहता था कि ये अमीरों की बीमारी है, कोई इसे हुकूमत की एक कहानी बताता था और कोई इसे अद्वियात फ़रोख्त करने की कोशिश करार देता रहा। तो आज से ठीक 9 महीने पहले पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमारी आवाम के बारे में बात शायद तो सही कहा था कि हमारी आवाम बातों से नहीं मानती, बल्कि आप जितनी मर्जी कर लें उन्होंने सुनना तो है ही नहीं। उनसे सच्ची बात करो तो नाराज़ हो जाते हैं और ना बात करो तब भी नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या कहा था उन्होंने, ज़रा ये भी सुन लीजिए। अब हुकूमत तो कब से कह रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बरतानवी किस्म की ये ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इस खदशे का इजहार करते हैं और बताते भी हैं कि अगर कोरोना के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर और हिफाजती SOPs पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी भारत जैसी ख़राब हो सकती है। क्या कहते हैं वो, ज़रा ये भी सुन लीजिए। सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी कर ये जो SOPs हैं, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता। और अगर आप सब अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। तो कोरोना वायरस से और इसके फैलाव से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत भी अपने इक़दामात में तेज़ी ला रही है और मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और अब तक 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं। और NCOC ने 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। वैक्सीन के हवाले से अगर बात करें तो चीन पाकिस्तानी हुकूमत को कोरोना की 17 लाख डोजेस तोहफे में दे चुका है, जबकि हुकूमत 30 लाख वैक्सीन डोजेस खरीद भी चुकी है और मजीद 3 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदने का मुआहदा भी कर लिया गया है। लेकिन यहाँ यह सवाल भी उठता है कि कोरोना के इस फैलाव में खुद आवाम के अलावा किसने कितना हिस्सा डाला है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन की जमातें हों या फिर मजहबी जमातें हों। कोरोना के फैलाव में सब ने ही अपना अपना हिस्सा मुख्तलिफ वक्तों में डाला है। पहली लहर के बाद जब लॉकडाउन में नरमी हुई तो उसके बाद सब ने अपने अपने तौर पे इसमें अपना हिस्सा डाला। जलसे, जुलूस, पब्लिक गैदरिंग सब चलती रहीं। अक्टूबर में कोरोना की दूसरी लहर के आगाज के बावजूद अपोजिशन ने पूरे मुल्क में जलसों की सियासत शुरू की तो हुकूमत ने अपोजिशन को अपनी ताकत दिखाई और कई शहरों में जलसे जुलूस किए गए। तो कोरोना की दूसरी लहर आई और उससे कोरोना फैल रहा था, अमवात भी बढ़ रही थी, मगर गिलगित बल्तिस्तान में की हुकूमत और अपोजिशन की इंतखाबी मुहिम पूरे एहतमाम के साथ वहाँ पर जारी रही। मजहबी जमात के सरबराह के जनाजे हुए जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और SOPs का कहीं कोई ख्याल इस सिलसिले में नहीं रखा गया। और अब यही वजह है कि यहाँ पर आज 100 से ज़ायद लोग अपनी जान से जा चुके हैं। बहुत सारे सियासी मामला अहम हैं इस मौके पर जिन पर गुफ्तगू की जानी है, लेकिन शायद
शायद 200 लोगों की जानों से ज़्यादा अहमियत का हामिल मसला कोई हो नहीं सकता। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कल के एक इंटरव्यू के बाद बहुत सारी बातें आपसे पूछनी और करनी है, लेकिन इस एक दिन में 201 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। ऐसे सब लोग संजीदगी से नहीं ले रहे इस कोरोना वायरस को, SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। हुकूमत अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, जो हुकूमत कोशिश कर रही है, जो NCOC के पास प्लान और स्ट्रेटजी है, उससे आपकी जमात और मजमूई तौर पर अपोजिशन मुतमईन है या एतराज़ात हैं आपको हुकूमती इक़दामात में कहीं कोई कमी बेशी देख रहे हैं? एहसन साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अगर काइंडली आप ओपन कर लें। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की आबादी को किसी किस्म का कवर वैक्सीनेशन के जरिए मौसर तौर पे फराहम करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान का इस वक्त 123 मुल्कों में जहां पे सर्वे किया गया है 120वां नंबर है वैक्सीनेशन में कमी के लिहाज से। हुकूमत सिर्फ इंतजार करती रही है कि उसको कौन अतिया देगा, उसको कौन तोहफा देगा। मैं समझता हूं कि हमें बरादर दोस्त मुल्क चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान को 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन तोहफे में दी और जिनकी बदौलत पाकिस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दस्तयाब हो सकी। अभी भी हुकूमत की ये तरजीह नहीं है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि WHO का जो इमदादी फंड है वो इनको कब वैक्सीनेशन फराहम करेगा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब तक हम कम से कम 2.5-3 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर चुके होते और उससे बड़ी हद तक हमें इस पर काबू पाने में मदद मिल सकती थी। तो एक तो मेरा एतराज़ ये है कि इस हुकूमत ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स या जो उसकी अपनी सियासी तरजीहात थी या उसके VIP अकाउंट्स थे, उन सब के ऊपर तो पैसा की कमी नहीं है। वजीर मुकर्रर करने आज भी एक नया वजीर लगाया है, 50-55 से ऊपर काबीना हो चुकी है, जहाज़ों के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, दौरों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो लोगों को वैक्सीन देने के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है कि जिसने लोगों को कहा है कि अपने पैसों से वैक्सीन खरीदो और लगवाओ, और प्राइवेट सेक्टर को खुली छुट्टी दे दी है कि वो लोगों से वैक्सीन के ऊपर कमाई करे। जबकि सारे ममालिक जो हैं वो हुकूमतें अपने पास से पैसे लगा के, देखिए टैक्स इकट्ठा करती है हुकूमत, अगर वो टैक्स इकट्ठा करती है तो कम से कम ये वो बुनियादी सहूलत है जो उसे हर टैक्स पेयर को भी देनी चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी है, प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आप अपनी मर्जी से मंगाएं, लगाएं, लोग खरीदें। तो गरीब आदमी कहां से 10,000 12,000 की वैक्सीन खरीदेगा? तो पहली नाकामी हुकूमत की बर वक्त वैक्सीन प्रोक्योर करने में रही है। अब सारी दुनिया जब वैक्सीन खरीद रही है तो अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है। अब ये फिर रहे हैं, अब इनको बहुत डिले के साथ वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की, जैसे आपने अभी इंटरव्यूज दिखाए, किसी भी लिहाज से अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी कि लोगों में इस मसले की संगीनी को उजागर करती। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जो खुद कोरोना से निकले हैं वो कोरोना के दौरान SOPs की धज्जियां उड़ा देंगे और खुद मीटिंग्स करेंगे, तो आप मुझे बताइए एक आम शहरी को आप कैसे ये समझा सकते हैं कि जो कोरोना है ये बहुत संगीन बीमारी है, आपने SOPs करने हैं, आपने क्वारंटाइन करना है, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये तो बाय एग्जाम्पल होती है। हमारे हुक्मरानों ने इस चीज की परवाह नहीं की, लिहाजा लोग भी नहीं इसकी परवाह कर रहे। और तीसरी बात यह है कि मीडिया के जरिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन चलानी चाहिए थी जिसमें हम लोगों को इसके खतरात से आगाह करते और सेंसिटाइज करते। हुकूमत की नजर नहीं आ रही। और चौथी बात यह है कि जो हमारे सिविल इंतजामी इदारे हैं उन्हें इतना गैर मौसर कर किया गया है, हालांकि उनके अंदर बहुत इन्फोर्समेंट की सलाहियत है। 10 मुहर्रम, जब 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस निकलते हैं, हमारे मुल्क में बड़ी एक सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल होती है, तो उसको हमारे सिविल इदारे ही मैनेज करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करती है लार्जली। लेकिन आपने देखा है कि अब जनाब इन्होंने तमाम सिविल इदारों को इतना गैर मौसर कर दिया है कि मास्क पहनवाने के
भी और मार्केटें बंद करवाने के लिए भी फौज तलब करना पड़ी है। देखिए, आपकी जो लास्ट डिफेंस लाइन होती है, आप उसको कभी फर्स्ट डिफेंस लाइन नहीं बनाते, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक आधा किसी जगह नाखुशगवार वाकया हुआ तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये हुकूमत तो बिल्कुल एब्डिकेट करी बैठी है अपनी जिम्मेदारियां, जहां कहीं मुश्किल आती है ठग करके फौज के हवाले करके एक साइड पे हो जाती है। लेकिन ऐसा ज़ाहिर फौज को तो इसलिए तलब करना पड़ा ना कि लोगों को इसकी संजीदगी का एहसास हो नहीं पा रहा। हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से हमने जब बात की, उन्होंने कहा जितनी वैक्सीन्स हैं गो के अभी कम सिर्फ अतिये के तौर पर आई हैं, कम खरीदी हैं, लेकिन जो हैं लोग उसी में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने में सीरियस नहीं है। बहुत कम तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लोगों में वैक्सीन का भी खौफ है कि उसके कहीं आफ्टर इफेक्ट्स ना हो, और फिर जब जो लोग सीरियस ही नहीं ले रहे, वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो जो वैक्सीन हैं उनको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा सही से। इसमें लोगों का अपना भी तो रवैया है ना। नहीं, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हुकूमत किसी किस्म की इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन चलाने में, ये एजुकेट करना, अवेयरनेस दिलाना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है ना। ये काम मैं और आप या शहरी तो नहीं कर सकते। ये हुकूमत का फर्ज है कि वो मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल करे, वो नॉन रवायती और गैर रवायती तमाम जराए से लोगों में अवेयरनेस फैलाए, वो इसके अंदर इमाम मस्जिद को अपने साथ शामिल करे, वो इसके अंदर जो सोशल सिविक लीडर्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया हुआ, 1 महीना हो गया है, उन्हें गैर फाल रखा गया है। और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। अगर लोकल गवर्नमेंट हो, उनके नुमाइंदों को आप इसमें कोऑप्ट करें, आप जो समाजी लीडर्स हैं, आप जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको कोऑप्ट करें, एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। हुकूमत तो कहीं नजर ही नहीं आती। हुकूमत ने तो अल्लाह तवक्कल पड़ा हुआ है, ऑटो पायलट के ऊपर मुल्क चल रहा है सारा के सारा। देखिए ना, जो एक गवर्नेंस होती है, इसके लिए आपको अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाना पड़ता है। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसको ना हुकूमत की मशीनरी का कोई अंदाजा है। एक जैसे बच्चे को आप एक कॉम्प्लेक्स खिलौना दे दें, वो उसको देख के समझ के, जब समझ नहीं आती कि कैसे चलाना है, तो पटक के दीवार में फेंकता है, उसको तोड़ देता है। तो इस हुकूमत का भी वैसे ही रवैया है। लेकिन ऐसा इस मामले को हुकूमत ने ज़ाहिर है एनसीओसी पर छोड़ दिया। एनसीओसी बहुत ही आहिस्ता गैर महसूस तरीके से एसओपीज़ को सख्त करती जा रही है। अब ऐसा महसूस हो रहा है शायद ईद के बाद हम एक दूसरे बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मौके पर क्या हमारा मुल्क एक और लॉकडाउन का मुतामिल हो सकता है? जो गुज़िश्ता साल हमने गुजारा, हमने देखा कितना मुश्किल वो साल था एक इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए, जिसके पास खाने को नहीं था, जिसके पास रहने को घर नहीं है। वो किस तरह से इस लॉकडाउन में अपने घर का गुजारा करेगा, किस तरह से वो अपना किराया देगा, वो कहाँ से कमाएगा जो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है। तो क्या इस वक्त लॉकडाउन का मुतामिल हमारा मुल्क हो सकता है, इतनी सख्त एसओपीज़ जिस तरह से इनमें इजाफा हो रहा है? देखिए, एक संगीन और इंतहाई कदम है। जब बीमारी और वबा बेकाबू हो जाए तो मुख्तलिफ ममालिक उसे उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अभी कई यूरोपियन कंट्रीज या टर्की ने भी लॉकडाउन का कुछ दिनों के लिए ऐलान किया है, जहां पर वो देखते हैं कि ये वबा फैल रही है या इसमें इजाफा मुतवक्किल है, तो उसको कंटेन करते हैं। अगर हम लॉकडाउन पे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये मुकम्मल तौर पे लोगों को सेंसिटाइज करने में, लोगों को इस वबा की संगीनी का एहसास दिलाने में नाकाम रही है। ये मुकम्मल तौर पे इंतजामी ढांचों को और सिविल इंतजामिया को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को प्रोटोकॉल्स और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। और अब अगर ये वबा बेकाबू होती है और उसके लिए हमें शट डाउन करना पड़ता है या लॉकडाउन करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसी तरह ये हुकूमत अगर बर वक्त 2.5-3 करोड़ वैक्सीन ला कर अब तक लोगों को लगवा चुकी होती, अब मिसाल के तौर पे हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि तमाम यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी ऑफर की जानी चाहिए थी इसकी वैक्सीनेशन। और अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज और असातिज़ा और तलबा और तालबात को वैक्सीन दे चुके होते तो हमारा तालीम का निज़ाम बासानी चल सकता था, उसमें कोई हायर एजुकेशन में तो रुकावट नहीं हो सकती। इसी तरह जो स्कूलों के असातिज़ा हैं उनको भी ये वैक्सीन ऑफर करनी चाहिए थी ताकि वो भी बिला खौफ व ख़तर तालीमी और तदरीसी अमल के अंदर शरीक हो सकें। और जो हमारी जितनी भी इकनॉमिक सर्विसेज हैं, जो कारखाने हैं या जो भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों का कंजेशन है,
वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को साथ शामिल करके उन तमाम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि उनकी जो प्रोडक्टिव सलाहियत है वो किसी तरह रायगा ना जाए, उन्हें शट डाउन ना करना पड़े। तो ये जितने एसेंशियल हमारे सेक्टर्स थे जहाँ पे खतरा था, उनको वैक्सीनेट करना, उनको वैक्सीनेशन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और हुकूमत तो हमें कहीं नजर नहीं आई कि हुकूमत कहाँ पर है। सही, अब उम्मीद यही करते हैं हम कि ज़ाहिर है हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे, लोग भी संजीदगी का मुजाहरा करें, और हुकूमत के लिए शायद आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात भी बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। बशीर मेमन साहब ने कल जो एक इंटरव्यू दिया उसमें कई इल्ज़ामात उन्होंने हुकूमत वक्त पर, ख़ुद वज़ीर आज़म पर, उनके मुशीरों पर, वज़ीरों पर लगाएं, और आज मरीम नवाज़ साहिबा ने उस इंटरव्यू से मुताल्लिक अपनी किस राय का इज़हार किया, ज़रा पहले वो सुनवाते हैं, फिर हसन साहब से सवाल करते हैं, इस पर दिखाइएगा। मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वैसे साहब, मरियम साहिबा ये कह रही हैं इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक साथ बैठें, फिर यह तय हो कि जुडिशल कमीशन में कौन कौन शामिल हो, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि जुडिशरी इसका खुद नोटिस ले और ख़ुद ही तयन करे कि किस किस को इस जुडिशल कमीशन में शामिल करना है, और फिर कैसे इसकी मज़ीद आगे तहकीकात होनी है, क्योंकि बहुत ही संगीन इल्ज़ाम हैं तमाम। माजी में इससे बहुत कम तर दर्जे के मामलात पे जुडिशरी आज खुद नोटिस लेती रही है। ये मामला तो इंतहाई संगीन है कि हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ झूठी कार्रवाई करने के लिए इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि ये एक फिट केस है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर खुद नोटिस लेते हुए बशीर मेमन साहब को तलब करना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए और इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए कि इसकी तय तक पहुंचा जा सके कि क्या हकायक है। चूँकि अगर ये बात दुरुस्त है जैसे कि बशीर मेमन साहब कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि जहां पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की है। ये एक अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। ये तो एक बड़ा डिक्टेटर्स भी इस तरह करने से 100 दफ़ा सोचते हैं कि ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह उन्होंने जो बताया कि मुस्लिम लीग नून के और अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे उनको हुक्म देते थे कि एक दफा के अंदर कर दो केस, बाद में देखी जाएगी, क्योंकि ये अपोजिशन को सप्रेस करना चाहते हैं, इंतकामी तौर पे चाहते थे कि सुनी हो जाए गलियां और ये सुनी गलियों में अकेले नियाजी साहब भी बस नाचते फिरें। तो इस मकसद के लिए इन्होंने जो FIA को सियासी एजेंडे में और इंतकामी एजेंडे में इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये बहुत संगीन एलिगेशंस हैं और इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत कहती है कि वो बेगुनाह है, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फौरी तौर पे एक पार्लिमानी कमेटी बनाए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के बराबर के अराकीन हो, ताकि एक शफाफ अंदाज के अंदर हम इस मामले की तहकीकात कर सकें और खुद हुकूमत के ऊपर से ये धब्बा अगर है तो ये साफ हो सके। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो भी इसमें मुलव्वस है उनको जरूर कैफले किरदार पहुंचना चाहिए, ताकि हम इस मुल्क में आइन की और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी को महफूज कर सकें। सही, लेकिन एहसन साहब, ज़ाहिर है हुकूमत फिर ये भी एतराज़ इस पर उठा रही है, हुकूमती वज़रा जिस तरह फ़ारूक नसीम साहब ने डिनाइल दिया कि बशीर मेमन साहब बिल्कुल ही गलत बयानी से काम ले रहे हैं, वो 2.5 साल तक खामोश क्यों रहे, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। फ़ारूक नसीम साहब ने क्या कहा, ज़रा पहले ये सुन लें, फिर मैं सवाल आपसे करता हूँ। तो एहसन साहब, ये डिनाइल बिल्कुल क्लियर आ गया। फ़ारूक नसीम साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से उनकी कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, आज ही उन्होंने फ़ोन करके कंफर्म किया और उनके ऑफिस से तीनों लोग साथ नहीं आए। तो कल जो बातें बशीर मेमन साहब ने कही हैं उसका ये कम्प्लीटली डिनाइल है। फिर ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि 2.5 साल तक क्यों खामोश रहे, जब ऑन ड्यूटी थे उसी वक्त ये तमाम बातें मंजर आम पर क्यों नहीं लाए? जी अरबाब, पहली बात तो यह है कि पिछले 2.5 सालों में मैं उनके 2-3 इंटरव्यूज़ सुन चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ, मीडिया में आते रहे। उन्होंने पहली दफ़ा ये बात नहीं की, वो 2-3 दफ़ा ये बात पहले कह चुके हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़ारूक नसीम साहब जैसे कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल बेगुनाह है, उसका दूर दूर तक इस तरह के
इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है कि फिर एक शफाफ तहकीकात का बंदोबस्त करें, और अगर वो शफाफ तहकीकात की रोशनी में साबित हो जाता है कि बशीर मेमन साहब ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन अगर ये बात साबित होती है कि उन्होंने सच बात कही है तो फिर हुक्मरानों की गिरफ्त हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत कभी भी एक इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए तैयार होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त है। लेकिन असल साहब, अब शहजाद अकबर साहब ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है बशीर मेमन साहब को और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तो अब अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर ये मामला तो ऑटोमेटिकली अदालत में चला जाएगा। ज़ाहिर है उस नोटिस की आगे पैरवी भी होगी, तो फिर अदालत में मामला जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुँचेगा। वहाँ एक सही और एक गलत तो साबित होगा। देखिए, बदकिस्मती से अरबाब साहब मसला ये है कि हद-ए इज़्ज़त के जो कवानीन है पाकिस्तान में वो इतने कमज़ोर हैं कि आपको साल हा साल इंतज़ार करना पड़ता है कि वो कार्रवाई किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बेहुदा और मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाए थे और शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ हद-ए इज़्ज़त का दावा भी कर रखा है। इमरान खान साहब का वकील तक वहाँ पेश नहीं होता, वो वहाँ पे जाते नहीं हैं, इल्तवा करते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। आपने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर देखा कि कैसे वो कानूनी तरीक़ों को मिसयूज़ करते रहे और अदालतों के अंदर एक केस उठा के कभी एक अदालत से दूसरे फोरम पे, कभी दूसरे से तीसरे फोरम पे, तो वो ये सब खेल खेलते रहे हैं और वो अच्छी तरह खेलना जानते भी हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगर हुकूमत समझती है कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं तो उसे फौरी तौर पे एक पार्लिमानी कमेटी कायम करनी चाहिए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के बराबर अराकीन हों और वो नहायत शफाफ तरीके से और उस कमेटी के पास इख्तियारात हों कि वो सबको तलब कर सके, वो इस मामले की तह तक पहुँचे ताकि ये मामला लोगों के सामने इसकी असलियत आ सके और जो भी गुनाहगार है उसे सज़ा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को एक पार्लिमानी कमेटी फौरी तौर पर इस पर बनानी चाहिए, एक जुडिशल कमीशन इस पर बनना चाहिए और इस मामले की साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि हुकूमत इसमें कसूरवार है या नहीं। और बशीर मेमन साहब का जो कल का इंटरव्यू था उसमें जो बातें उन्होंने कहीं वो बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो साबिक DG-FIA बशीर मेमन के जो इल्ज़ामात हैं हुकूमत वक्त पर, ख़ुद वज़ीर आज़म और उनके वज़ीरों पर, उस पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जुडिशल कमीशन बने और उसके तहत फिर इसके हक़ाइक़ सामने आ सकें और जल्द अज जल्द ये जुडिशल कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल भी करे। इस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या लगता है आपको कितनी इन इल्ज़ामात में सदाकत है, सच्चाई है? और नून लीग चाहती है जुडिशल कमीशन बने ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। पीपल्स पार्टी की क्या सोच है, कैसे इस मामले को आगे लेकर चला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल बशीर मेमन साहब अचानक जो है वो टीवी पे नमूदार, उन्होंने जो चीज़ें कही वो सबके सामने है। अब जो वज़ीर आज़म साहब का एक बयानिया था कि मदीने की रियासत बनने की और इंसाफ होगा, वो तो सबके सामने था। और आप देखें, माजी में भी कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए अजहर खान केस को जो है वो अजहर खान केस के हवाले से उनको लाया गया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी विक्टिमाइज हुई। उन्होंने तो 2-3 नाम बताए कि उनको वज़ीर आज़म साहब ने जो है कुछ लोगों का, चाहे वो खुशी शाह साहब थे या मुस्तफ़ा खोकर साहब थे या कोई और थे, उनके मतलब है कि मुतालिक बताया गया कि आप इनके खिलाफ कैसे बनाएं। तो और भी वो सी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर एक मेरा ज़ाती ख्याल, हमारे पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर हमारी भी मीटिंग नहीं हुई, शायद कल हमारी मीटिंग इस पे हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए कि हमेशा ऐसे लोगों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे मुल्क में एक नई चीज़ तो नहीं है, माजी में भी होता है कि जब सरकारी ऑफिसर रिटायर हो जाए और अपोजिशन और जब हम सियासतदान अपोजिशन में चले जाएं फिर हम सच बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी होता है। अब जो है बशीर मेमन साहब का जो है वो ज़मीर जाग गया। पहले उन्होंने बातें नहीं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी विक्टिमाइज हुई है और उन्होंने नहीं बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसके कहने पे उन्होंने विक्टिमाइज किया। अब ये तो बहुत एक लंबी दास्तान है अब इसके जो है इसके ऊपर, लेकिन ये बात सामने आ गई है कि शहजाद अकबर साहब जो कि दिन रात सरकारी खजाने पे बोझ बने हुए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज पता चल गया कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो है वो
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, अपने मुखालफों को किसी तरीके से हो। ये चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन जो है जेल में चली जाए और ये हुक्मरान बन जाए। हम सारे जेल में भी चले जाएं, फिर भी ये नाअहल और नालायक लोग हुक्मरानी नहीं कर सकते। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम का जीना दोबर किया हुआ है, वो आपके सामने कि आज इस रमज़ान के महीने में जो महंगाई और जो बेरोजगारी, जिस किस्म के आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसके उन खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। एक चीनी के किलो के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको जो है हाथ पे जो है वो निशान लगाए पड़ेगा कि आप दोबारा शायद नहीं 1 किलो चीनी के लिए। आज हम ज़री मुल्क है, ज़राअत का सत्यानाश करें। आप देखें आज गंदम का रेट, बाहर से जब ये गंदम मंगाए तो उसके रेट जो है वो तकरीबन आज इन्होंने 1800 रख दिए है, जो कि बाहर से वो 2700 पे मंगाते हैं। अगर आप अपने जमींदार को अच्छे रेट देंगे गंदम के, तो वो क्यों आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो ज़री मुल्क का भी सत्यानाश कर दिए है। हमें पता नहीं कि इनके वो 200 मईशत के रसूख किधर चले गए। 4 तो चेंज कर दिए इन्होंने, अभी 196 रह रहे हैं। अब पता नहीं वो बड़े स्पीड अप से चेंज करेंगे, ताकि अब देखें आज मतलब हमें बहुत कहते हैं कि हमने मईशत ठीक कर दी है, लेकिन क्या रोटी सस्ती हुई है, क्या गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, दवाई सस्ती हुई है, क्या चीज़ इस मुल्क में सस्ती हुई है। एक गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और खुदा माफी दे लोग जो है अब जो है वो खुदकुशियों पे उतर आए हैं। तो इस किस्म के अगर हुकूमत हो, और जो हमें ख्वाब दिखाते थी मदीना की रियासत थी, आज आप इस पेंडेमिक में देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पेंडेमिक में देखें आज हमें सुबह शाम भाषण दिए जाते हैं SOP के हवाले से। हमारे खुद फैसल साहब, हमारे कोरोना से मुतालिक मुझे डिटेल से आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल मेरा इस मौजूदा सूरत हाल पे ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं कि ये अब आप ज़ाहिर है ये तहरीक आपने चलाई थी PDM की, ये हुकूमत के सारे इन्हीं इक़दाम के ख़िलाफ़ थी जो मसाइल व मुश्किलात हैं। अब आप लोगों ने उनसे इस्तीफ़ा दे दिया था PDM के मुख्तलिफ ओहदों से, आज मौलाना साहब ने वो इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए, इजलास अगला मुलतवी हो गया। अब कब वो अगला इजलास होगा, तो ये PDM में आपकी और ANP की जो शमूलियत थी उसका कोई आगे इम्कान नहीं है मुस्तकबिल में? फिर इसका जवाब दें, फिर आगे पेंडेमिक वाली सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। देखिए अरबाब साहब, हमने ऑलरेडी अपनी CC में एक मीटिंग की थी और हमने अपनी पार्टी के हवाले से शर्त रखी थी। एक तो ये है कि ANP ने वॉकआउट किया था PDM से, और हमने जो है वो एक शर्त रखी थी कि हम जो है जब तक हमसे गैर मशरूत माफी एक्सप्लेनेशन पे नहीं मांगी जाती, हम इस इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। लेकिन एक और बात है कि मौलाना साहब ने तो इजलास मुलतवी कर दिया, इस्तीफे मंजूर कर दिए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, जिनको भी लगाएं जो इस्तीफे मंजूर करें। लेकिन हम तो ये ख्वाहिश करते थे, हमने उस इंतजार में थे कि मौलाना साहब जो पिछली मीटिंग है उसमें मरियम नवाज साहिबा को शो कॉज देंगे, क्योंकि ये जो PDM थी ये इस हुकूमत के खिलाफ थी, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ थी और इस हुकूमत के खिलाफ थी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो कहती कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम तो कहते हैं हुकूमत 1 सेकंड भी ना चले, आज हम पे जो है मेंबर्स पूरे और हमें एतमाद की तहरीक पेश कर दें, और ये कह रहे हैं हम 5 साल पूरे कर। फिर आप ये PDM की तहरीक थी किसकी चीज के लिए, जब आप 5 साल पूरे करना चाहते हैं? तो अभी ये पता चल गया हमें, कम से कम ये कड़ी हमें पता चल गई इसकी चीज की कि इस्तीफों की शर्त और लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने में ये क्यों इन्होंने जो है वो बात की, वो इसलिए की कि ये 5 साल उस हुकूमत को देना चाहते थे। सही, अगर ये इतने संजीदा थे, चलो हम बहुत बुरे सही, इस मीटिंग में कम से कम ये इस्तीफों की डेट तो दे देते कि हमें फलां तारीख को हम इस्तीफे दे रहे हैं, फलां तारीख को हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस मीटिंग में तो आप प्रेस टॉक में मौलाना साहब की प्रेस टॉक में कोई बात आपका आ गया। और पेंडेमिक वाली बात मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें आपको हुकूमत के इक़दामात पर क्या एतराज़ है? सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करते साहब, नून लीग भी ये चाहती है कि जुडिशल कमीशन बने, पीपल्स पार्टी भी चाहती है इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो बशीर मेमन साहब वाले मामले की, क्योंकि इल्ज़ामात बड़े संगीन लगे आप पर। गो के डिनाइल फ़ारूक नसीम साहब का आ गया, हर जाने का नोटिस भी शहजाद अकबर साहब ने भेज दिया, लेकिन हुकूमत क्या जुडिशल कमीशन बनाएगी? इस पर क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का? इस पर नहीं जी, जुडिशल कमीशन बनाने का इस वक्त तो कोई जवाब नजर नहीं आता। बात सारी ये है कि कोई भी जो उठाए दिल करता है बयान दे दे, और अगर वो बयान सदाकत पर मबनी ना हो और उसमें किसी दूसरे की जो है आम आवाम की निगाहों में उसकी जो तज़हीक हो, तो उसी के लिए हत्या के इज्जत या डेफेमेशन का कानून बनाया गया है, और उसके तहत फिलफौर जो है शहजाद अकबर साहब ने नोटिस जारी कर दिया। अब उस नोटिस के नतीजे में अगर बशीर मेमन साहब अपना बयान वापस ले लेते हैं, जो कि फ़ारूक नसीम साहब ने भी उनसे दरखास्त की है ज़बान, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नोटिस दे रहा हूँ, लेकिन अपना हक महफूज रखा है, तो अगर वो वापस नहीं लेते बयान तो ये मामला तो वैसे ही अदालत में जाएगा। तो अगर वो अदालत में जाएगा, और हत्या के इज्जत की जो अदालत होती है वो सेशन कोर्ट होता है, जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के नीचे, तो उसी के अंदर ये फैसला हो जाएगा ये कि बात हकीकत थी, सदाकत थी या नहीं। क्योंकि हत्या के इज्जत के केस में मामला ही, असल इल्जाम ही यही होता है केस करने वाला,
और एक गलत बयानी या झूठ बोला जाए। वली साहब, पाकिस्तान में आमतौर पर ये हतक इज्जत के जो केसेस होते हैं, ये कितने सालों में इनका फैसला आ जाता है? देखें, वेरी करता है और वो पार्टीज की अपनी विजिलेंस के ऊपर भी। ये जो किसी भी सिविल कोर्ट में जो फैसला होता है, जिसको कभी कभार 5 से लेकर 15 साल भी लग सकते हैं, उसके बरक्स जो सेशन कोर्ट में अगर ओरिजिनल जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के नीचे जिसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें 4-5 साल के अंदर अंदर इसका फैसला आ जाता है आमतौर पे। तो वली साहब, ये 4-5 साल तक इसका इंतजार किया जाए, बेहतर नहीं है कि हुकूमत खुद एक कमीशन इस पर बनाए ताकि ये चंद महीनों में या 1 साल के अंदर अंदर इसका फैसला आए और पता चल सके कि बशीर साहब ने सच बोला या झूठ बोला है? नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ जी 4-5 साल में तो वो फैसला होता है अगर पार्टी उसको ना परसू करे, और अगर पार्टी उसको विजिलेंटली परसू करें तो वो जितनी देर में आप कह रहे हैं उससे ज्यादा पहले फैसला आ सकता है। और उसके अंदर देखें, जुडिशियल कमीशन कोई होती है अगर, तो वो सिर्फ जुडिशियल कमीशन के पास सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग का जो होता है मैंडेट होता है कि बता सकती है अपने किसी मामले की तफ्तीश करके कि कुछ बात ये सच है या ये नहीं है। लेकिन जो अदालत है, हत्या इज्जत के कानून के तहत अदालत के पास ना सिर्फ ये बात तयन करने का इख्तियार होता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि उसकी सजा देने का भी इख्तियार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात इतनी संगीन है कि इसकी सिर्फ महज क्योंकि जुडिशियल कमीशन के पास सजा देने का इख्तियार नहीं होता, सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग होती है। अदालत के पास, जिसके पास सजा देने का इख्तियार है, जिसके पास हरजाना अवार्ड करने का इख्तियार है, क्योंकि 50 करोड़ का डिमांड किया गया है, तो वो ज्यादा बेहतर और मौसर है। भले उसमें एक जुडिशियल कमीशन ने ये जो मैं मिसाल उसकी भी देता हूँ, साल तो उसको भी लग सकते हैं। और ये जिस तरह मॉडल टाउन में हुआ था कि एक जुडिशियल कमीशन ने किया फैसला और फिर उसको पब्लिक में लाने में कितना टाइम लगा, और फिर इस जुडिशियल कमीशन की नफी के लिए एक दूसरा जुडिशियल कमीशन भी बना दिया उस वक्त की हुकूमत ने। तो उससे ज्यादा बेहतर तरीका है कि एक अदालत में जाए ये मामला और उसकी सजा भी हो अगर उसमें झूठ बोला। ठीक है, तो जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला साहब फिलहाल तो हुकूमत का कोई इरादा नहीं है, जाहिर है। इस पर आप भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, इस पर रिस्पॉन्ड भी कर दें। और फिर वो पेंडेमिक वाली बात आपकी अधूरी रह गई थी, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर में। जी फैसल करीम साहब। देखें, वलीद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 5 साल लगेंगे। अब ये मुझे बताएं कि ये तो हद तक इज्जत की बात कर रहे हैं, जब ये हुकूमत नहीं होगी तो फिर शहजाद अकबर साहब इस मुल्क में रहेंगे इसको परसू करने के लिए? वो तो यहाँ से भगोड़े हो जाएंगे, तो फिर उनको कौन वापस ले जाएगा और उसको बोलेगा इसको परसू करें? लेकिन ये जो बशीर अहमद साहब थे तो इस हुकूमत के बड़े ब्लू आइड थे, मतलब बहुत इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे वज़ीर आज़म साहब, इससे अच्छा बंदा नहीं है और इससे पाक साहब बंदा नहीं है। और आज जब उन्होंने सच बोल दिया तो आज मतलब है कि थोड़ा बहुत एक चैप्टर उन्होंने बता दिया, तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो हम पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी कह रहे थे। और इसकी तौसीक जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने की है कि मेरे खिलाफ भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन होती हैं, तो सबके सामने है। अब ये इस पे क्या डिफेंड करेंगे, क्या बातें करेंगे? मतलब आप पे जो ब्लू वाइट था और आप ही का जो करता धरता था वो आज आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बस वो हम हद तक इज्जत को वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई नहीं। दूसरी तो पैंडेमिक की जो बात की, इस वक्त जो है इस मुल्क में पैंडेमिक बहुत मतलब है कि खतरनाक है, जो तीसरी वेव है इसका जो है हमें बहुत ही एहतियात करना चाहिए। जो वर्ल्ड देखिए, ये हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। जब वज़ीर आज़म साहब को कोविड हुआ, उसने कोविड के दौरान पार्टी जो है मीडिया की टीम की मीटिंग शुरू कर दी। आज आप मुझे बताएं कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर KP के जो है वो अफ्तारियां कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, आप होटल्स खोल रहे हैं, आप यहाँ पर गरीब आदमी के लिए 6 बजे जो है उन्होंने कहा कि वो हर तरह की कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हैं। उन्हें इल्म नहीं था कि इफ्तार पार्टी में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, वरना शायद वो नहीं जाते। उस पर उनका बयान सामने आ गया, वजाहत करें। देखें एक अरबाब साहब, 1 मिनट, आप गरीब आदमी के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल अफ्तारी के लिए बंद हैं। आप मुझे बताएं वो जिस होटल रेस्टोरेंट में थे 6 बजे बंद हो जाते हैं, अफ्तारी जो है वो 5-10 मिनट कम जो है 7 पे होती है। तो उनको नहीं पता था कि ये अगर ये कोई गरीब आदमी करता तो आज उसके साथ क्या होता। इखलाकियात तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़े हमें सिखाए थे अपने ज़माने में कि इखलाकियात हैं, क्या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया कि तुम हमारे सूबे के लिए रोल मॉडल हो, तुम ये क्या कर रहे हो? इनके और जो एडवाइजर्स हैं उनकी आई है, उनके पार्लियामेंटेरियंस की आई है। तो ये तो हमारी संजीदगी, हमारी हुकूमत की इस पेंडेमिक में जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक कानून, अगर गरीब बंदा होता तो आज जेल में होता, ठीक है। और अमीर, ये मदीना की रियासत है, गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून। आज मुझे बताएं कि हमारा KP है वो नौशेरवान बरकी साहब चला रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म साहब के जो हैं वो रिश्तेदार हैं। वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, जब से वो अपॉइंट हुए हैं। वो स्काइप और जो है जो व्हाट्सएप कॉल्स पे जो है वो अपने हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, अपने पैरामेडिक्स को,
जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। जिस खतरनाक वबा से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आता हूं कि जब ये एसओपीज पर अमल दरामद के लिए कानून अलग अलग होगा तो किस तरह से एसओपीज फॉलो हो सकेंगी और फिर हम इस वबा पर किस पा सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर अशरफ निजामी साहब के सामने सवाल रखता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो PIA के 3 खुसूसी तैयारे चीन रवाना हुए हैं। वहाँ से 10 लाख वैक्सीन की डोजेज लेकर कल रात 12 बजे तक मुल्क वापस आ जाएंगे। तो उसका मतलब कि कल अगले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान को 10 लाख मजीद ये वैक्सीन मिल जाएंगी। तो डॉक्टर अशरफ साहब, ब्रेक से पहले आपके सामने मैंने सवाल रखा था कि ये SOPs पर अमल दरामद के लिए जब तक ये एक कानून नहीं बनेगा, वो ख़ास और आम के लिए बराबर ना हो, उस वक्त तक SOPs पर कैसे अमल दरामद होगा। और फिर ये जो चीन से अतिया की हुई वैक्सीन तोहफे के तौर पर तो पाकिस्तान आ रही हैं, हम ये वैक्सीन करोड़ों की तादाद में कब खरीदेंगे और कब करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। अभी तक सिर्फ 20 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेट हो सके हैं। क्या ये रफ्तार सही है हुकूमत की? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सर, मैं अर्ज करूं कि हम पहले भी इस चीज़ के नकाद रहे हैं और हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि ये रवैया ये कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। रवैया दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि बड़े आम है कि आज वज़रा हजरात कह देते हैं कि अवाम जो है वो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे, जबकि मेरा मानना है कि अवाम एक उसी घास की तरह से होते हैं कि जिसकी तरफ जैसी हवा चलती है। हुकूमत एक हवा है और नीचे जो अवाम है वो उसी घास एक मतलब फसल की तरह होते हैं, जैसी हवा चलेगी वैसे ही देखेंगे। और जैसा आपने कहा कि 2 इसके अंदर कानून पैदा किए हुए हैं कि एक अशराफिया के लिए बन गया हुआ है, एक अवामुन्नास के लिए चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कल मुल्तान के अंदर गए, आज गालिबन कोयटा के अंदर जाके गेट टुगेदर्स कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें जो हो रही हैं। मैं समझता हूं और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक एक कानून और एक हुकूमत और एक निजाम के तहत ये नहीं होगा, सर्टनली SOPs के ऊपर कतई तौर पर कोई अमल नहीं हो सकता। और SOPs के ऊपर अमल करना और वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से बचने का एक यही तरीका है। आप जानते हैं कि SOPs के ऊपर जो अमल हो रहा है, हुकूमत कर रही है या अवाम या हमारे माशरती समाजी रवैये हैं, व्हाट्सएवर द केस इज कि वो कतई तौर पे हम मुकम्मल तौर पे हुकूमत या माशरा नाकाम हुआ है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारी वैक्सीनेशन जिस तरह SOPs पर गैर संजीदा है ओवरऑल, वो चाहे हुकूमत हो चाहे वो अवाम हो, उसी तरह से वैक्सीनेशन पर भी बहुत ही गैर संजीदा हमारा रवैया है। जो आम लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे, हुकूमत वैक्सीन को खरीद नहीं रही है। तो ये मजमूई तौर पर इस वक्त हम लापरवाही कर रहे हैं और उसके नताइज फिर बड़े भयानक हो सकते हैं मुस्तकबिल में। मतलब मैं खौफ से ये बात कहते हुए कि जो हमारे डॉक्टर साहब, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आपसे मैं जवाब देता हूँ ज़रा। फैसल साहब, इसमें अपोजिशन जमातों की भी अपनी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है आप लोग भी गैदरिंग्स करते रहें, उन गैदरिंग्स में आप लोग अपने जो कारकुनान हैं उनको ये यकीनी बनाएं, उनसे ये कहें कि जी आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी अपनी वैक्सीन लगवाएं। हर पार्टी अपोजिशन की इसमें अपना किरदार अदा करे, जो SOPs हैं उसको फॉलो करने में अपने कारकुनान को पाबंद करें कि वो लोग भी ज़ाहिर है आवाम में ये शऊर जहाँ जहाँ वो जाते हैं पब्लिक गैदरिंग्स में, उसमें वो ये किरदार अदा करें ताकि ये किसी तरह इसका रुझान पैदा हो वैक्सीनेशन करवाने का। देखिए अरब, मैं आज आपके प्रोग्राम में दोबारा अपने पार्टी के दोस्तों को पाकिस्तान जवाब कहूँगा कि बिल्कुल वो वैक्सीनेशन कराएं, SOPs को फॉलो करें। देखें अपोजिशन ने, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फॉलो किया। ये 3rd वेव जो खतरनाक वेव थी, इसमें हमने अपना एक पाकिस्तान हर साल में एक हमारा इंपॉर्टेंट डे होता है 4 अप्रैल का, शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी होती है, हमने उसको कैंसिल किया। हमने जो है हजूम वाली जगहों पे जो है हमने सारे अपने एक्टिविटीज़ तकरीबन जो है वो कैंसिल की हुई हैं। और हम आज भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो SOP को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो SOPs बताई हैं उस पर अमल दरामद करें, वैक्सीनेशन करें। लेकिन मुझे बताएं कि वैक्सीनेशन क्या सूरत हाल इस मुल्क में। आपकी हुकूमत जो है आज हक है कि सारा बजट वो रोक दें। ये जो VIP कल्चर के जो खिलाफ लोग थे, जो आज क्वेटा में जो VIP कल्चर का इनकाद हुआ, अगर ये खर्च आप क्वेटा के बलोचिस्तान के लोगों को वैक्सीनेशन पे खर्च कर देते या मुल्तान में जो आपने खर्चे किए वो अगर वैक्सीनेशन पे मुल्तान के लोगों पे खर्च कर देते, आप सारे खर्चे खत्म कर दें, आप वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराएं, आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करें। आज आप ऑक्सीजन की सिचुएशन को देखें, आज आप अपना मतलब है कि आपके तो 2 प्रायोरिटीज थी, हेल्थ और एजुकेशन, और दोनों का इस वक्त जो है इस मुल्क में अफसोस से कहना पड़ेगा सत्यानाश हो रहा है। आज मुझे बताएं कि मैं पहले कह रहा हूँ कि आप तो हुक्मरान तो रोल मॉडल होते हैं। जब लोग देख रहे हैं कि हुक्मरान अपने जो है VIP कल्चर में कभी क्वेटे दौड़ रहे हैं, कभी मुल्तान दौड़ रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो लोग भी ये देख रहे हैं कि यार ये तो कोई हुकूमत हमारे लिए कुछ काम करी है तो बाकी सब कुछ गपशप है। अगर आपके हेल्थ मिनिस्टर इस किस्म के प्रोग्राम करेंगे, आपके एडवाइजर ये प्रोग्राम करेंगे, आपके वज़रा इस किस्म की एक्टिविटीज़ करेंगे,
और टीवी में आएगा, उसको कवरेज मिलेगी, तो लोग क्या उसका वो निकले। इधर डॉक्टर जो है वो मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, SOP को फॉलो करें। जो सूरत हाल इस वक्त हॉस्पिटल्स की है, मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की है, बाकी चीज़ों की है, ये मैं इमरजेंसी तौर पर आज मुझे बताएं, क्या हम एक कौम है? क्या हुकूमत ने जॉइंट सेशन इसे बुलाया? क्या हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई? क्या हुकूमत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के, और अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर होकर क्या उन्होंने आवाम को एक मैसेज दिया? अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दे सके। सही, बिल्कुल संजीदा होना पड़ेगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो या आवाम हो। तो डॉक्टर साहब, अब ये इस वक्त मसला क्या है? हमारे मुल्क के पास ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, या वैक्सीन तो दस्तियाब हैं, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, लोगों में कोई डर है, खौफ है, या फिर ये लापरवाही है, गफलत है? असल मसला क्या है? देखिए, अगर हुकूमत ने ये कह दिया, एक वजीर साहब ने ये फरमा दिया था कि लोगों ने अगर वैक्सीन लगवानी है तो वो अपने उसके ऊपर ही लगवाएं, इसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। मीन बाय कि इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है जिससे अवाम को ये बावर करवाएगा कि तुम अपने उसी के ऊपर ही लगवाओगे। दूसरी चीज कि हमने परचेज क्या किया है, जैसे आप कह रहे हैं लाखों के अंदर बता रहे हैं कि इतने लाख आ रही है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान की आबादी का अभी 1% भी नहीं बनता। वी आर ऑन द सेम कंट्रीज के रीजन के अंदर वी आर द लोएस्ट जो कि लोगों को वैक्सीन इस वक्त लगा रहे हैं। दुनिया ने अपने मुल्क के अंदर जो लोग अपने लोगों का सोचते हैं 40 to 60% लोगों ने लगा दी। इजराइल बैड कंट्री इन आवर, लेकिन इजराइल ने करके वहां मास्क भी खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को देख के उन्होंने मास्क खत्म कर दिया। इसी तरह से बरतानिया जो कि मतलब जहां से वबा फैली है वो लोग अब खुलने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को इसका इदराक ही नहीं रखती कि हम किस हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि पिछले साल इस वक्त 900 या 1000 केसेस थे, और अपनी तंजीमों से मिलकर जो था लॉकडाउन के लिए क्या था, इस चेन को तोड़ने की खातिर आज हमारे पास 88,000 है। सही, हुकूमत कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना। आज फवाद चौधरी साहब ने फरमा दिया कि जब 15% होगा, खुदारा जब लोग मर जाएंगे उस वक्त आपको ये ख्याल आएगा कि व्हाट हैज टू बी डन। मैं समझता हूं कि हुकूमत कतई तौर पे एक नाजायज किस्म की उसके साथ, और जैसा आपने तालीम के ओ लेवल्स के ऊपर देखा है कि मतलब मिनिस्टर साहब ने, जो मरकजी मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन के, उन्होंने एक ये जिद लगाई हुई थी कि नहीं जी इम्तिहान तो होंगे ही होंगे। वो इम्तिहान के बच्चों का जब हुआ तो एकदम से एक इम्तिहान के बाद वो भी चेंज कर दिया। आई थिंक दे हैव टू सिट विद द कम्युनिटी। और मैं बिल्कुल दुरुस्त बात समझता हूं जो कुंदी साहब फरमा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटी को, दे हैव टू टेक ऑन बोर्ड और उनके साथ मिलकर फैसला करें कैसे और क्या करना चाहिए। खुदा ना करे, मैं याद करता हूँ 2005 का ज़ल्ज़ला, लकीली वो भी मतलब लकीली तो नहीं कहना चाहिए कि मतलब एक हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन चूंकि वो रमजान शरीफ का महीना था, लोगों ने दिल खोल के उसके साथ सारा कुछ किया, जो असिस्टेंस दी। आज भी अगर हुकूमत इसी तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सोसाइटी के साथ मिलकर करेगी तो खुदारा ये भूल जाएं कि लोगों को रोटी कहां से मिलेगी और रोटी कैसे होगी। रमजान शरीफ का महीना, एवरीथिंग विल बी डन। अभी जब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे, हम कतई तौर पे किसी तरीके से जब से पाकिस्तान में ये कोरोना दाखिल हो रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, जाहिर है वो सबसे ज्यादा शदीद थे कि 200 अमवात हुई हैं। तो फैसल साहब, पिछले जो पहला लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहले उसमें सिंध हुकूमत ने स्टेप लिया था, लॉकडाउन किया, फिर वफाकी हुकूमत ने उसको फॉलो किया। इस वक्त आज जब 200 अमवात हो चुकी हैं, तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत को, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लगाना चाहिए इस वक्त लॉकडाउन, इसमें मजीद सख्ती करनी चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स अब ये सजेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, सिंध हुकूमत जो है क्लोजली जो है वो डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। जिस तरह डॉक्टर साहबान एडवाइस कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट एडवाइस कर रहा है, उसी पे सिंध हुकूमत जो है वो कदम ले रही है। पिछली दफा जब हम कर रहे थे तो वफाकी हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही थी सिंध हुकूमत का कि ये कर रहे हैं, लेकिन हम वो खैर उनका काम है मजाक उड़ाना, लेकिन हम आज भी जो हमें इंस्ट्रक्शंस हेल्थ मिनिस्ट्री से आएंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट से आएंगी, सिंध हुकूमत उसी पे जो है वो मन जो है वो एक्शन लेगी, चाहे वो सॉफ्ट लॉकडाउन हो, चाहे वो हार्ड लॉकडाउन हो, चाहे हमें जो है अपने जो है वो बसेस को रोकना पड़े, रेलवे उसको रोकना पड़े, या हमें बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी थे, और इस वक्त हुकूमत, अपोजिशन और आवाम को एक तरह से संजीदगी के साथ सोचने की बहुत ज़्यादा इस मसले पर ज़रूरत है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 200 से ज़ायद लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।